हेलो एवरीवन। चलिए, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है इसमें हम लोग जो है भौतिक विभाजन देखने वाले हैं। ओके, और ये जो लेक्चर आप अभी सुनेंगे देखेंगे ये आपका पूरी तरह से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। पूरी तरह से हिंदी में ये आपका लेक्चर रहेगा, है ना। और सेम टॉपिक जो है उसके लिए हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल भी एक अलग से वीडियो आपके लिए आएगा, है ना। ये आपका जो है हिंदी में रहेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है वो छत्तीसगढ़ के भूगोल में एक आपका छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन एक हमारा टॉपिक होता है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे, फिजिकल डिवीज़न, है ना। तो इसमें ये है कि जो भी छत्तीसगढ़ में नदी, पहाड़, पर्वत या पठार या पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपके भौतिक जो रूप से विद्यमान जो स्थलाकृतियाँ हैं उन सभी का अध्ययन करते हुए ये जो छत्तीसगढ़ है उसके भौतिक विभाजन को हम पढ़ेंगे। ओके, और मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं या कहाँ से क्या प्रश्न आते हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों को भी हम लोग समझते चलेंगे। देखिए, स्टार्ट करें ज़रा। अगर आप लेक्चर पूरा सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में पेपर पेन बिल्कुल तैयार रखें और ये टॉपिक आप हमारे साथ अभी के अभी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखें, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन भी कह लें। ओके, छत्तीसगढ़ को भौतिक रूप से 4 विभागों में बांटा गया है। ओके, पहला इसमें जो आपका आता है वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, दूसरा इसमें है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा नाम आता है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। और फिर नंबर चौथा इसमें जो आपका है नंबर 4, चौथा प्राकृतिक या भौतिक विभाजन, वो है आपका क्या, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। ओके, तो 4 हिस्सों में बांटा गया है पूरे छत्तीसगढ़ को, है ना, प्राकृतिक रूप से। अब देखिए, ये जो आपका चारों भौतिक विभाजन है ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, जरा इसको हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसकी स्थिति को समझ लेते हैं, स्थिति एवं विस्तार को, है ना। तो देखें, अगर मैं छत्तीसगढ़ का मैप आपके लिए बना दूं, जरा देखें। ये छत्तीसगढ़ हमारा। ओके, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका सरगुजा संभाग वाला हिस्सा है पूरा, है ना। फिर नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, ये आपका बिलासपुर आपको दिख रहा है। फिर नीचे आएंगे तो ये आपका जो है दुर्ग और रायपुर संभाग हो गया। और उसके बाद फिर ये आपका नीचे बस्तर वाला हिस्सा, है ना। तो 5 इसको संभागों में प्रशासनिक रूप से बांटा गया है। इसी के तहत हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक रूप से कैसे बांटा गया है। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में ये सरगुजा संभाग जो आपका दिख रहा है
इसमें ये आपका सरगुजा है, ये जसपुर हो जाता है, ये आपका बलरामपुर और फिर ये सूरजपुर और ये आपका कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, तो जब हम लोग पूर्वी बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के हिस्से में आता है। लेकिन इसी उत्तरी क्षेत्र में जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश भी आता है। ओके, ये दो प्राकृतिक प्रदेश हम देख रहे हैं, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार और जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र को कहते हैं। ओके, भौतिक रूप से। तो अगर इसमें हम ये कहें कि ये जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा और ये बलरामपुर, ये दोनों को लेते हुए आप यहां से ऐसे कवर कर लीजिए, क्लियर है ना। और इधर का ये हिस्सा जो है ये आपको दिख रहा है, यही आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। ओके, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, यानी कि पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है ना, ये आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत एमसीबी, देन आपका कोरिया और फिर सूरजपुर, और फिर ये तीनों जिले तो संपूर्ण रूप से पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में आ रहे हैं। ओके, कौन कौन सा जिला? ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी है ना, भरतपुर, और ये आपका कोरिया, ये आपका क्या हो गया, सूरजपुर, और ये आपका बलरामपुर है, और ये आपका क्या है, सरगुजा। ठीक, अब इसमें से कौन सा हिस्सा है? तो पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का विस्तार आपका सरगुजा में, ये हिस्सा आप ले लीजिए, और सरगुजा का पूर्वी हिस्सा जो जसपुर से लगा हुआ है इसको छोड़ दीजिए। वैसे ही बलरामपुर का वो हिस्सा जो जसपुर की सीमा रेखा की तरफ आपका लगा हुआ है उसको भी आप छोड़ दें, है ना। तो इस रेड लाइन से पहले ये जो आपको दिख रहा है चित्र, यही आपका क्या है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। ओके, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और उत्तर में सरगुजा संभाग है। तो संभाग के अंतर्गत जो है कौन कौन से जिले इसके तहत आ जाएंगे, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, प्लस कोरिया आपका पूरा आ जाएगा, प्लस आपका जो है सूरजपुर पूरा आ जाएगा, है ना, प्लस बलरामपुर और सरगुजा। इन दोनों का ये जो क्षेत्र हमने छोड़ा हुआ है वो पाट क्षेत्र कहलाता है। तो इन दोनों के पाट क्षेत्र को छोड़कर जो बाकी हिस्सा बच जाता है वो पूरा आपका पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है। ओके, क्लियर हो गया? ये इसका विस्तार है। फिर अगला जो आपका आता है जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश। ओके, तो इसमें देखिए, ये हमने जो पाट क्षेत्र छोड़ दिया था सरगुजा और बलरामपुर का, उसको आप शामिल कर लीजिए, और उसको शामिल करते हुए पूरा जसपुर जिला आप पकड़ लीजिए। ओके, तो ये जो पूरा जिला आप देख रहे हैं यही आपका जो है क्या हो जाएगा, जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश हो जाएगा, जो आपको यहां पर ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। ओके, है ना। तो इसे हम कौन सा कहेंगे, इसे हम जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश कहेंगे। जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश। ओके, देन तीसरा जो आपका है महानदी बेसिन, और उसके बाद है दंडकारण्य का पठार। ये इसकी स्थिति को समझें। दंडकारण्य का जो पठार है इसमें आपका पूरा बस्तर संभाग आता है, पूरा बस्तर संभाग, यानी कि बस्तर संभाग के अंतर्गत कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, देन आपका दंतेवाड़ा, फिर कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, ये सातों जिले जो है दंडकारण्य के पठार वाले हिस्से में आपके आते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है। कौन सी बात? देखें, ये दुर्ग संभाग है
और दुर्ग संभाग में यहां पर नीचे की तरफ एक जिला पड़ता है। इस जिले का नाम क्या है? इस जिले का नाम है अंबागढ़ चौकी, है ना, मोहेला मानपुर। ओके, अंबागढ़ चौकी मोहेला मानपुर। तो ये जो दंडकारण्य का पठार है, इसके अंतर्गत पूरा बस्तर संभाग तो है, प्लस इस दुर्ग संभाग के अंबागढ़ चौकी मोहेला मानपुर का मोहेला मानपुर वाला हिस्सा, ये जो है ये भी आपका दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। यानी अगर हम यहां पर देखें, ये देखें, ये हिस्सा पकड़ लीजिए मोहेला मानपुर, प्लस ये आपका ले लीजिए पूरा बस्तर, यही आपका जो है पूरा क्या है, दंडकारण्य का पठार के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं? ये पूरा ऐसे है ना। देखो, अंबागढ़ चौकी को छोड़ दो, अंबागढ़ चौकी मतलब आपका ये वाला हिस्सा, यहां पर है अंबागढ़ चौकी, ओके, है ना। और अंबागढ़ चौकी से नीचे फिर ये आपका मोहेला आता है और ये आपका मानपुर आता है ना। तो केवल और केवल मोहेला और मानपुर को कंसीडर करिए, इसको बस आप शामिल करिए किसके साथ, इस पूरे बस्तर संभाग के साथ। तो यही जो है आपका पूरा मिला करके ये जो आपने नीले कलर में आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार होगा। ओके, तो यहीं से तो प्रश्न बनेगा, है ना, क्योंकि जो अपवाद है ना, कुछ अलग हट के है। मतलब कहने का ये कि इसमें हमने क्या किया, सरगुजा और बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी ये पूरा लिया, लेकिन बलरामपुर सरगुजा का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। कौन सा हिस्सा छोड़ा हमने? तो पाट क्षेत्र को। क्यों पाट क्षेत्र को छोड़ा? क्योंकि वो पाट क्षेत्र जो है वो जसपुर जिले के पूरे एरिया के साथ, क्षेत्रफल के साथ आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहलाता है। क्लियर है? ये पाट प्रदेश को हमने अलग से एक भौतिक विभाजन में रखा हुआ है, भौतिक विभाग में। ओके, उसके बाद फिर वैसे ही इस तरफ आएंगे तो ये पूरा बस्तर संभाग आपका दिख रहा है दंडकारण्य के पठार में। तो ये पूरा बस्तर संभाग में इसका विस्तार है ना, प्लस मोहेला और मानपुर, मोहेला और मानपुर। ओके, तो ये आपका पूरा इसमें आ जाता है। अब जो बाकी बच गया, जो बाकी रह गया, इसमें है आपका पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, महानदी बेसिन। यानी कि ये वाला जो हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं, है ना, ये जिसमें बिलासपुर संभाग पूरा आ रहा है ना, और उसके बाद फिर ये दुर्ग संभाग का वो हिस्सा, है ना, जो कि आपका दंडकारण्य के पठार में हम लोगों ने छोड़ दिया था। ये मोहेला मानपुर वाला एरिया वो जो है नीचे दंडकारण्य के पठार में, और इसी में जो अंबागढ़ चौकी है वो पूरा आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका महानदी बेसिन के अंतर्गत आएगा। ओके, गरियाबंद वाला इलाका, है ना। तो ये पूरा आप मिला के चलें, और यही आपका क्या कहलाएगा, यही जो है आपका महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। ओके, बिलासपुर प्लस रायपुर प्लस दुर्ग संभाग, है ना, माइनस क्या रहेगा, मोहेला और मानपुर। ओके, है ना, बस इतने एरिया को हम लोग ले लेंगे, ये पूरा महानदी बेसिन। तो ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में कौन कौन सा आपका जो है भौतिक विभाग है। ओके, है ना। एक छत्तीसगढ़ का मैप अगर आप छोटा सा ऐसा देखोगे, ओके, तो ये देखो, ये आपका हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार। देन आपका यहाँ से अलग करें, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश। उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, देखिए कितना आसान हो गया, है ना। आसानी से अब समझ में आ सकता है आपको कि कैसे हम इसको याद कर पाएँ। तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, देन आपका ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये आपका महानदी बेसिन, और ये आपका दंडकारण्य का पठार।
ओवरव्यू पहले समझ लेंगे तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ओके, अब देखें, वापस आइए, आंकड़ों की बात करते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। नंबर 1 तो ये कि भाई इसमें से कौन कौन सा जो है आपका भौतिक विभाग है या नहीं है, ऐसा एक प्रश्न आएगा जिसमें 4 विकल्प होंगे, जिसमें से 3 नाम यहाँ से होंगे और एक कोई चौथा नाम कुछ और अलग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा भौतिक विभाग नहीं है, तो उसमें फिर जो चौथा ऑप्शन आपका होगा, इन चारों नाम के अलावा जो भी आपका रहेगा उसको हम ले सकते हैं। तो एक तो नाम से प्रश्न आएगा। दूसरा आपका हो गया कि इसमें हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करें? क्षेत्रफल की, एरिया की। तो इसको याद करना जरूरी है और एकदम बिल्कुल आंकड़ा जो सामने अभी मैं लिखने वाला हूं बिल्कुल बिल्कुल याद करना है। देखो, पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है ये इसका क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है। ओके, याद रखेंगे 21,863 वर्ग किलोमीटर, है ना। जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है ये 6,208 वर्ग किलोमीटर है। 628, ओके, तो 6,208, है ना। महानदी बेसिन ये आपका जो है 68,064 वर्ग किलोमीटर है। ओके, 68064, आई बात समझ में, 68064। अपना मोबाइल नंबर जैसे याद करते हो ना आप, वैसे ही इसको भी याद कर लो, ठीक है। नंबर है और कुछ नहीं है, नंबरों का खेल है, 68064। उसके बाद फिर दंडकारण्य के पठार में आइए, ये है आपका 3090 और ये 60, ठीक है सर, 39,060, है ना, 39,060, 39060, ऐसा याद कर सकते हो, या फिर 39060 बोल लो, जैसा उचित लगे याद करो, लेकिन नंबर तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? ओके, याद रखिएगा, है ना। तो देखो, आपका इन चारों में सबसे बड़ा जो आपको भौतिक विभाग नजर आ रहा होगा वो कौन सा है? वो है आपका महानदी बेसिन। ओके, तो याद रखेंगे कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, ये अगर आपका प्रश्न आता है तो याद रखिएगा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक विभाजन, भौतिक विभाग ये है आपका महानदी बेसिन। और वहीं आप देखिए उसी के बाजू में बैठा हुआ है क्या? जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ओके, याद करने का एक और लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि भाई आप देखें सबसे जो बड़ा है वो भी 6 से चालू हो रहा है और ये भी किससे चालू हो रहा है? 6 से चालू हो रहा है। ओके, तो एक आपका 68 है, एक आपका 62 है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। अब देखिए, ये तो क्षेत्रफल हमने देख लिया। अब इसी क्षेत्रफल को हम प्रतिशत के आधार पर देखेंगे, है ना। कैसे देखना है? प्रतिशत के आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार ये आपका छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.16% है। याद रखें कि पूरे जो छत्तीसगढ़ है, पूरे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.16% हिस्सा पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ओके, फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आए तो ये आपका 4.59%, 4.59%। 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। तो 4 और 5 9, यहाँ पे देखो 6 और 2 8। कितना अच्छा लॉजिक जम रहा है यहाँ पे, है ना, आंकड़ों का, नंबर्स का। चलिए, तो 4.59% ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो कि 50.34% है। यानी कि मतलब समझ में आया आपको? महानदी बेसिन जो है पूरे छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आधा हिस्सा कवर करता है। 50% यहाँ पर आ रहा है महानदी बेसिन, पूरा 50% हिस्सा महानदी बेसिन है। फिर दंडकारण्य का पठार में आएंगे तो दंडकारण्य का पठार जो है ये आपका 28.91% है। ओके, 28.91% ये आपका दंडकारण्य का पठार। ओके, तो चारों आंकड़े बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। चारों आंकड़ों का मतलब कि 4 आपके क्षेत्रफल और 4 आपके प्रतिशत के आधार पर, है ना। ये याद रखें कि ये जो प्रतिशत हमने लिखा है ये छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो हम लोगों ने लिखा है।
ओके, है ना। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन जो है आता है ना। जनरली सीजीपीएससी में भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर जैसे व्यापम वाले या फिर वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें अगर प्रश्न आता है तो फिर ये जनरली क्या कर देता है कि एक तरफ आपका भौतिक प्रदेश लिख देगा, अगली तरफ आपका लिख देगा क्षेत्रफल, है ना। तो 2 कॉलम बना करके दे देगा और फिर बोलेगा कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। और तीसरा जो पैटर्न इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि ये आपका करेक्ट मैचिंग कौन सा है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित क्रम है, व्यवस्थित क्रम है ना। तो उसमें चारों को आपको मैच करना रहेगा। ओके, 4 3 2 1, 1 2 3 4, इस तरीके से वहां पे कूट वाले प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ओके, तो प्रश्नों के पैटर्न को भी समझते चलेंगे साथ में। तो ये हम बिल्कुल याद कर लेंगे। आंकड़ा जो है उसके लिए, आंकड़ा याद करने के लिए आप क्या करें, आंकड़ा याद करने के लिए आप दिमाग में जो है एक ओवरव्यू लेकर के आइए, किसका, कि कहाँ पर कौन सा है। तो इसमें आप फिर क्या करते हो, इसमें आप फिर ये करते हैं कि ऊपर पूर्वी बघेलखंड का पठार, इस तरफ है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, नीचे बीचों बीच छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन, और नीचे आपका क्या है, दंडकारण्य का पठार। क्या ये चीजें दिमाग में चली गई? ओके, है ना, याद करेंगे। इस तरफ पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसके बाजू में इस तरफ है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, फिर नीचे आएंगे बीचों बीच में तो छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी बेसिन, और सबसे नीचे आएंगे तो दंडकारण्य। चारों पॉइंट याद हो गए। अब वैसे ही उसके साथ आप क्या करिए, नंबर्स को फिट करिए। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो आपका पूरा प्रतिशत के आधार पर अगर याद करोगे तो 50%, तो ये 50 पे यहां बैठा दो, है ना। 50% यहां बैठा दिए, ये देखें ये आपका 50% हो गया, है ना। 50 से कम कौन सा है, तो 50 से कम 28% है, 28 में आ जाइए आप। 28 से कम कौन सा है, तो ऊपर चलिए 16 में आ जाइए। और सबसे कम कौन सा है, तो 4.5 है। ठीक, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ओके, याद हुआ कि नहीं? पहले केवल दशमलव के पहले वाले नंबर्स को दिमाग में बैठाओ, है ना। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके नंबर जब दिमाग में बैठ जाएंगे, दशमलव के बाद क्या आएगा वो भी याद हो जाएगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ के मध्य में 50%, 50 से कम नीचे 28, फिर ऊपर जाओगे 16, फिर बाजू में आओगे तो 4.5। ओके, याद हो गया, 50 28 देन आपका 16 और आपका 4.5 हो गया याद। अब उसके बाद फिर दशमलव के बाद क्या है उसको फिट कर दीजिए, तो 50 के बाद 0.34 है। ठीक है, 0.34 आपको याद रखना है ना। दशमलव, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.34। ओके, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, नीचे 28.91, ये 16 ऐसे याद हो जाएगा, 16 और उसके बाद फिर 4.5, 4.5 में कितना, तो 4 और 5 कितना होता है, 9, ऐसा करके उसमें डाल दो। ओके, चलिए अब बात करें, मान लीजिए हम किसकी, क्षेत्रफल की, तो उसको भी वैसे ही याद कर सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा जो है वो आपका 68064। ओके, 68064। सबसे छोटा कौन सा, वो दोनों याद कर लो। तो ये आपका कितना है, ये आपका है 6208। ओके, 6208 वर्ग किलोमीटर, है ना। और इधर आओगे तो ये ऊपर में 21863 है और नीचे में 39060 वर्ग किलोमीटर, ये आपका क्षेत्रफल है ना भाई। ओके, और ये आपका 68,064। क्या ये याद हो गया, बीचों बीच 68,064, उससे कम क्या, तो 6 से आधा कर दो, कितना, 3, 3 से कम करोगे तो कितना आएगा, 3 से कम करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे कम आपका 6208। इस प्रकार से इन चीज़ों को याद कर लेना। नंबर्स का गेम है, नंबर्स को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि एग्जैक्ट आपका आंकड़ों से प्रश्न आता है, मतलब आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े जरा। अब देखो, एक ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया, एक परिचय हमने देख लिया कि कहां पर कौन से भौतिक विभाग हैं। अब एक भौतिक विभाग आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे और वो है आपका कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं, तो पेपर पेन तैयार रखें, नोट करते चले साथ में, है ना। और यहां पर हम याद कर रहे हैं जिस तरीके से, उसको याद भी करते चलिएगा। ओके, लिख लेते हैं, हमारी हेडिंग है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि एक भौतिक विभाग है छत्तीसगढ़ का।
प्रशासनिक विभाजन अगर देखेंगे तो ये सरगुजा हो जाएगा, ये आपका जसपुर है, बलरामपुर हो जाएगा, ये आपका सूरजपुर, और फिर ये आपका कोरिया और एमसीबी। ओके, इस तरीके से इसको समझेंगे। अब देखें नंबर 1, पूर्वी बुंदेलखंड का जो पठार का जो विस्तार है ये आपका मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, ये एक हो गया, प्लस कोरिया, प्लस सूरजपुर, प्लस बलरामपुर एंड सरगुजा। ओके, इन दोनों के पाट क्षेत्र को छोड़कर। ये विस्तार हो गया। फिर हमने क्षेत्रफल तो लिख ही लिया है और प्रतिशत भी लिख चुके हैं, है ना। प्रतिशत के आधार पर 16.16 और क्षेत्रफल आपका 21,863 वर्ग किलोमीटर। ओके, है ना, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब देखें जरा, ये जो आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है, दरअसल छत्तीसगढ़ जब आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक, इस प्रकार से पूरा ये मध्य प्रदेश था हमारा। ओके, तो मध्य प्रदेश का जब हिस्सा हुआ करता था तो हम लोग जब जैसे छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, वैसे जब मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन करते हो तो जैसे आप देखें कि इस तरफ आपका यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये मालवा का पठार कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद फिर ये वाले हिस्से में ऐसे आओगे तो ये आपका बुंदेलखंड कहलाता है। ओके, बुंदेलखंड का पठार। और उसके बाद फिर ऐसे आप आते हैं ना, तो ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है यही आपका बघेलखंड का पठार कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? बघेलखंड का पठार। ओके, तो पूरा जो बघेलखंड का पठार है उसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है और आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है उसका भी हिस्सा है। ओके, तो जब ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो इसी बघेलखंड के पठार का जो हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आया उसी को हम कह रहे हैं क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार कह रहे हैं, क्योंकि ये पूर्वी भाग है ना। बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में आया, इसलिए ये जो है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। ओके, तो नाम इसका आपको समझ में आ गया होगा कि उसके पीछे कारण ये है कि हम जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा जब हुआ करते थे तो अभी उस क्षेत्र में वहाँ पे बघेलखंड का पठार पड़ता है जिसका पूर्वी हिस्सा यहाँ पर पड़ा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिस्सा हमने छोड़ दिया था, ये लीजिए, और फिर ये हिस्सा आप पकड़ लीजिए इस तरीके से। ये है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब इसका हम उपविभाग देखेंगे। क्या देखेंगे? उपविभाग, यानी कि और कौन कौन से उपविभागों में इसको बांटा गया है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आप आए, ये वाला हिस्सा, ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है ये है आपका हसदेव बेसिन। ओके, कौन सा हिस्सा है ये? हसदेव बेसिन वाला हिस्सा है। ठीक, ये वाला हिस्सा। फिर इस तरफ आते हैं तो यहां पर आपका ये रिहंद बेसिन आएगा। कौन सा बेसिन आएगा? रिहंद बेसिन। और उसके बाद आएंगे तो ये कन्हार बेसिन आएगा। ओके, ये आपका रिहंद बेसिन, देन आपका कन्हार बेसिन, फिर आपका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा हसदेव बेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हसदेव बेसिन।
फिर यहाँ पर आते हैं तो ये आपका जो है रामगढ़ की पहाड़ी वाला हिस्सा यहाँ पर जो आता है, इसमें एक आपका पड़ेगा इस हिस्से में ये छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, अब देखो छुरी मतिरिंगा उदयपुर की जो पहाड़ी है उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो यहाँ पर आपका ये जो रायगढ़ वाला हिस्सा है और ये आपका क्या है कोरबा, तो यहाँ पर पड़ता है। ओके, है ना। उदयपुर बोलोगे तो ये आपका पूरा उदयपुर वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये उदयपुर, और कोरबा में आओगे तो ये आपका छुरी वाला हिस्सा है। ओके, और मतिरिंगा बोलोगे तो वो मतिरिंगा यहाँ पर है ना। तो पूरा मिला करके ये एक आपका मान के चलें कि इस प्रकार से एक भौतिक क्षेत्र है जिसका नाम छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है। तो उसी का कुछ हिस्सा यहाँ पर आपका जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी पड़ता है। ओके, बाकी अभी कोरबा और रायगढ़ छोड़ दीजिए, वो महानदी बेसिन का हिस्सा है ना। छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, इसमें ये जो मतिरिंगा वाला है वो यहाँ पे पड़ता है। ओके, सरगुजा के अंतर्गत। उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर चलेंगे यहीं पर, तो आपको याद रखना होगा ये वाला हिस्सा। ठीक, ये आपका रामगढ़ की पहाड़ी वाला हिस्सा है। ओके, ऐसे ले लीजिए, ये है रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र। ओके, और फिर अब जितना हिस्सा अब यहाँ पर ये आपका जो बच गया है, जो दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये पूरा हिस्सा आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ओके, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ओके, ये पूरा आपका ये सब प्राकृतिक प्रदेश। क्लियर हुई बातें, है ना। याद रखें, ये आपका हसदेव बेसिन, 3 बेसिन क्षेत्र याद कर लो, किनारे किनारे पड़ रहे हैं। इस तरफ आओगे तो हसदेव बेसिन आ गया, ऊपर में रिहंद बेसिन और आपका कन्हार बेसिन आ गया। ओके, है ना, तो वो याद रखना है आपको, है ना। देखें एक बार इसको हम एक फ्रेश डायग्राम केवल और केवल हसदेव बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। ओके, यहाँ पर छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। ओके, और फिर जो ये हिस्सा आपका जो बच जाता है, ओके, ये वाला हिस्सा ये पूरा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, है ना। ओके, बाकी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो है आपका जो सरगुजा वाला हिस्सा और बलरामपुर वाला हिस्सा, है ना। ये आप छोड़ दीजिए। ओके, ये पाट क्षेत्र है। अब समझिए कि कौन से क्षेत्रों को छोड़ना है, ठीक है ना। पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सा हिस्सा शामिल नहीं है, सरगुजा और बलरामपुर का। तो याद रखिएगा सरगुजा का मेन पार्ट इसमें शामिल नहीं है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में शामिल नहीं है। ओके, फिर आपका जारंग पाट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जारंग पाट। और फिर आपको याद रखना है सामरी पाट। ठीक है, कौन सा पाट? सामरी पाट याद रखना है।
ये जो सामरी पार्ट है इसके दो हिस्से हैं, एक लहसुन पार्ट, ओके, लहसुन पार्ट, और दूसरा इस तरफ किनारे आओगे तो ये आपका जमीर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? जमीर पार्ट, ओके, है ना। तो ध्यान से समझें कि ये आपका लहसुन पार्ट और ये आपका जमीर पार्ट, है ना। आई बात समझ में? इन चारों को छोड़ दीजिए, यही वो क्षेत्र हैं जो पाट क्षेत्रों में आते हैं। और पाट क्षेत्र मतलब ये दोनों जो है आपका किसका हो जाएगा? ये बलरामपुर का पाट क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला सरगुजा का पाट क्षेत्र है ना। तो इसको हमने छोड़ दिया, ये आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आएगा। ओके, क्लियर ये बातें? अब देखिए इसके अंतर्गत हम इसको और व्याख्या करके समझते हैं, है ना। सबसे पहले तो देखिए कि यहां पर कोरिया पड़ेगा। कोरिया में ये हिस्सा जो दिख रहा है ये है आपका देवगढ़ की पहाड़ी। क्या है बोलो? ये है आपका देवगढ़ की पहाड़ी है। ओके, ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कैमूर श्रृंखला का हिस्सा है। कैमूर श्रृंखला, ओके, याद रखेंगे। देखिए हमारा जो भारत देश है है ना, भारत देश, इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर आप बात करेंगे तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, ये आपका पूरा गुजरात से लेकर के ये आपका पूरा छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार, छोटा नागपुर के पठार, ये पूरा इसका विस्तार है। ये पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक। और इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इन दोनों के बीच से एक रिवर जो है फ्लो होती है, वो है आपकी कौन सी? नर्मदा। क्लियर है ना, ये आपकी नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और नीचे में सतपुड़ा है। ये आप बेसिक चीजें समझ लीजिए बात को, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का एक पहाड़ी हिस्सा, पहाड़ी क्षेत्र, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, और एक क्षेत्र है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ओके, है ना। तो धीरे धीरे आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा, ओके, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कैमूर पहाड़ियों का हिस्सा है। ओके, तो इसी कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत ही आपका देवगढ़ की पहाड़ी आती है। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? याद रखेंगे। तो ये ऊपर जो दिख रहा है ये विंध्याचल है, ओके, और नीचे आपका ये सतपुड़ा है। क्लियर? वापस आते हैं, देखें तो देवगढ़ की पहाड़ी याद रखिएगा कि किसका हिस्सा है। तो अगर ऑप्शन में विंध्याचल पर्वत श्रेणी लिखा है तो वो आंसर ले लीजिएगा, कैमूर श्रृंखला लिखा है तो कैमूर आंसर ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैमूर जो है वो विंध्याचल का हिस्सा है, याद रखें। तो विंध्याचल के अंतर्गत कैमूर और कैमूर के अंतर्गत देवगढ़ की पहाड़ी। ये प्रश्न आपका आ चुका है एग्जाम में, पीएससी ने भी इसको पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसी देवगढ़ की पहाड़ी का जो चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी की, ये चोटी जो है आपकी 1033 है ना, क्या याद रखेंगे? 1033, ये देवगढ़ की पहाड़ी के देवगढ़ की चोटी की हाइट है 1033 मीटर। देवगढ़ की चोटी स्थान कौन सा है? याद रखेंगे
कि देवगढ़ की पहाड़ी ये जो है आपका अगर पूछेगा तो जिला तो आपका कौन सा हो जाएगा, कोरिया, और कोरिया के अंतर्गत तहसील कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सोनहत तहसील है। ओके, है ना, कौन सा तहसील बताएं, कोरिया के अंतर्गत सोनहत तहसील, और सोनहत तहसील में आपकी देवगढ़ की पहाड़ी। ओके, ये प्रशासनिक रूप से हो गया तहसील और जिला ये सब, और भौतिक रूप से ये पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है, उसके अंतर्गत विंध्याचल के अंतर्गत कैमूर का हिस्सा है। इस प्रकार से आपके प्रश्न जो है बनते हैं, बिल्कुल विस्तार से आप समझते चलिए, पढ़ते चलिए। ओके, इसके बाद देखें अगला पॉइंट यहाँ पे देखें, इसी देवगढ़ की पहाड़ी से आपकी जो है एक नदी निकल करके आती है, और वो नदी है हसदेव नदी। तो हसदेव नदी कोरिया के देवगढ़ से निकल करके मनेंद्रगढ़ चली जाती है, और मनेंद्रगढ़ से ही होते हुए ये आपकी चली जाती है कहाँ, कोरबा की तरफ। ओके, और कोरबा की तरफ जाएगी, वहाँ से फिर जांजगीर चांपा नीचे, और जांजगीर चांपा में वो महानदी में मिल जाती है। यानी कि हसदेव नदी ये आपकी जो है ये किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। ओके, नीचे दक्षिण की तरफ आ गई, याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखें जरा कि यहीं पर अब थोड़ा सा और नदी वगैरह में पूरा पहले कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये हमने यहाँ पे देखा था छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। इसी छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी वाले हिस्से में ये जो आपका मतिरिंगा है, इस मतिरिंगा से भी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है क्या, रिहंद रिवर या रिहंद नदी। यानी ये देखें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ऐसे बहते हुए सूरजपुर जाएगा। पहले तो सरगुजा के अंदर बहा, सरगुजा के बाद ये सूरजपुर चला गया, सूरजपुर से ये फिर आपका बलरामपुर होते हुए ये आपका चले जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, कहाँ चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है रिहंद नदी। ओके, है ना। तो ये जो रिहंद नदी निकलते निकलते यहाँ इस एरिया में जो एक बेसिन का निर्माण करती है, यही आपका रिहंद बेसिन हमने इसको कहा। ओके, याद रखेंगे। फिर उसके बाद फिर देखें कि इस तरफ आए, एक और नदी महत्वपूर्ण नदी इस पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में, उसका नाम है कन्हार नदी। क्या नाम है बोलो, कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम दरअसल यहां पर है, कहां, जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाले रीजन में। ओके, तो उद्गम तो यहां से हो रहा है, उद्गम का नाम क्या है, तो ये आपका पूरा पाट प्रदेश है, पंडरा पाट प्रदेश। उसी पंडरा पाट प्रदेश की जो बखोना चोटी है, कौन सी चोटी है, बखोना चोटी, है ना, क्या खोना क्या पाना, ठीक है, ये है आपका बखोना चोटी, और यहां से हमने क्या पाया, कन्हार नदी को पाया। ओके, तो कन्हार नदी जो है यहां से निकल करके जसपुर से होते हुए बलरामपुर चली जाती है। ओके, और फिर आपका बलरामपुर से होते हुए किनारे किनारे बिल्कुल ऐसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाते हुए ऐसे जाती है, ये कन्हार नदी ऐसे। ओके, है ना, और ये कन्हार नदी जाकर के ये भी मिल जाती है किसमें, सोन नदी में जाकर के मिलती है ना। नदी वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ते चलते हैं, है ना, तो वहाँ पर पूरा विस्तार देखेंगे नदी का। फिलहाल बस छोटी छोटी बातें जो समझ लीजिए कि सोन नदी वहाँ से बखोना चोटी जसपुर पाट प्रदेश से या जसपुर जिले से निकली, और फिर बलरामपुर से होते हुए झारखंड चली जाती, झारखंड से यूपी, और फिर आपका देखिए ये आपका जो है रिहंद नदी और सोन नदी, ये दोनों जो हैं आपकी, ये दोनों आपकी ये सोन नदी है आपका, ठीक। ये जो नदी आपकी जा रही है ये कन्हार नदी है। ओके, क्या नाम है इसका, कन्हार नदी, है ना, करेक्ट कर लेना बेटा इसको। ओके, तो ये जो आपका कन्हार नदी, रिहंद नदी दोनों ही इस पूर्वी बुंदेलखंड के पठार की एक प्रमुख नदी है, और ये दोनों नदियां सोन नदी में जाके मिलती हैं। और ये जो आपकी सोन नदी है, ये सोन नदी जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। किस में मिल जाती है सोन नदी, ये आपकी आगे जाकर के गंगा में। तो कुल मिलाकर के यदि आपको ये पूछा जाए आपका प्रश्न क्या कि छत्तीसगढ़ में ये जो आपकी रिहंद नदी या कन्हार नदी जो है, या
ये पूछे कि पूर्वी बघेलखंड का पठार इस भाग में कौन सा प्रमुख अपवाह तंत्र पड़ेगा, नदी अपवाह तंत्र, तो आपको याद रखना है सोन नदी अपवाह तंत्र याद रखेंगे। ओके, है ना। देखें, चलिए एक अलग से मैं आपका यहाँ पे बना देता हूँ, है ना। पूर्वी बघेलखंड के पठार में नदी अपवाह तंत्र आप याद रखेंगे और वो है सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। यानी कि इस क्षेत्र की जो अधिकांश जो नदियां हैं ना, वो सारी नदियां आपकी सोन गंगा में जाके मिलती हैं। ओके, इस वजह से इस क्षेत्र में, यानी कि इस पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में, यहां पर हम क्या करते हैं, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये जो आपकी मतिरिंगा की पहाड़ी हो गई, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत है ना। अच्छा, ये हसदेव नदी में आइए। हसदेव नदी जो है, इसमें 3 जलप्रपात हम लोग याद रखेंगे एमसीबी जिले के हिसाब से, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिलहाल याद रखें कि हसदेव नदी वाले एरिया में ये आपका 3 वाटरफॉल, 3 जलप्रपात हम याद कर लेते हैं। कौन कौन से वाटरफॉल है देखें, तो ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका एक अमृत धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बोलिए, अमृत धारा जलप्रपात। फिर आता है आपका अंकुरी नाला जलप्रपात, और उसके बाद फिर आपका आता है गावर घाट जलप्रपात। ओके, अंकुरी नाला, अमृत धारा और गावर घाट। ओके, AAG यानी कि आग, तो हसदेव नदी में आग लगी है, ऐसा याद रखेंगे। ओके, तो हसदेव नदी में आग का मतलब है, एक कोड हमने बता दिया कि भाई जलप्रपात आप याद कर लें कि हसदेव नदी में कौन सी जलप्रपात आपकी यहां पर पड़ रही है। ओके, है ना। चलिए फिर आगे देखें जरा हम लोग। तो हसदेव नदी में फिलहाल इतना याद रखेंगे, देवगढ़ की पहाड़ी और चोटी भी याद कर लिए हमने, है ना। उसके बाद देखें आपका इस हिस्से में हम आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था रामगढ़ की पहाड़ी, ये वाला हिस्सा याद आ रहा है, रामगढ़ की पहाड़ी। ओके, तो इस रामगढ़ की पहाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, जरा देखिए। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जगह है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और फिर पर्यटन के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। क्या नाम, रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखें। देखें, रामगढ़ या इसी को ही रामगिरी की पहाड़ी भी कहता है। ओके, रामगिरी की पहाड़ी, दोनों सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार CGPSC में ये आ चुका है। ओके, तो रामगढ़ हो या रामगिरी की पहाड़ी। नाउ यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी है, देखिए। हम यहाँ पर 3 गुफा में जाएंगे और एक व्यक्तित्व से मिलेंगे, पर्सनालिटी से मिलेंगे। वो कौन है देखते चलें। एक तो रामगढ़ की पहाड़ी, यहां पर आपको याद रखना है सीता बेंगरा की गुफा। ओके, क्या याद रखेंगे, सीता बेंगरा की गुफा। दूसरा आप याद रखेंगे लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। ओके, बेंगरा मतलब गुफा ही होता है। ओके, बेंगरा या गुफा। ओके, तो लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये याद हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर देखें, यहां पर आपको याद रखना है जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा। और फिर एक व्यक्ति का नाम याद रखें, और वो है महान कवि कालिदास। ओके, है ना। 4 चीजें याद रखेंगे। रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी, जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरगुजा जिले में आएगा। सरगुजा जिले के अंबिकापुर रामगढ़ में आपका ये आपका पड़ता है। ओके, है ना। यहीं पर ही आपका उदयपुर की पहाड़ी भी पड़ती है, रामगढ़ की भी पहाड़ी पड़ती है, ये सब आपका यहाँ पर पड़ेगा। हाँ, अब इस रामगिरी की पहाड़ी में जब आप आते हो तो कुछ गुफाएं हैं,
है ना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और बाकी अन्य दृष्टिकोणों से जो हमने डिस्कस किया। अब देखिए सीता बेंगरा की गुफा। ये जो सीता बेंगरा की गुफा है, ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहलाती है। विश्व की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना क्या है, नाट्यशाला है, थिएटर। अब क्यों हम कह रहे हैं कि सबसे पुरानी नाट्यशाला है, तो देखिए भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कहलाते हैं, जिन्होंने लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास नाट्य शास्त्र की रचना की। उस नाट्य शास्त्र में नाटक की विविध शैलियों के बारे में विस्तार से पूरा हमको जानकारी मिलती है, या ये कहें कि नाटक से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो उसका पहला सोर्स है, पहला स्रोत है नाटक का। ओके, कौन सी किताब, नाट्य शास्त्र। तो उसमें यह भी वर्णन मिलता है कि एक थिएटर कैसा होता है, ठीक है, ये नाटक का मंचन जिस मंच पर होता है वो मंच कैसा होता है। ओके, वहाँ बैठने के लिए जो दर्शकों जो होते हैं, दर्शकों के लिए क्या व्यवस्था होती है, इस प्रकार से कुछ वर्णन वहाँ पर हमको मिलता है। और उसी वर्णन से हमको पता चलता है कि ये जो सीता बेंगरा की गुफा में भी तो वैसा ही हमको दिख रहा है जैसा किताब में वर्णन किया गया है। तो इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि ये सबसे पुरानी और प्राचीनतम नाट्यशाला होगी। ओके, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, किसका, सीता बेंगरा की गुफा का। ठीक, फिर लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, केवल याद रखिए एक और गुफा है उसका नाम लक्ष्मण बेंगरा है। ओके, फिर जोगी मारा की गुफा में आए। ये जो जोगी मारा की गुफा है, जोगी मारा की गुफा, ये आपका मौर्यकालीन गुफा है। ओके, कौन से काल की, मौर्य काल की गुफा है ना। ये जो सीता बेंगरा है ये भी आपकी मौर्यकालीन गुफा है, ये भी लेना है, मौर्य काल से ही जानकारी मिलती है। ओके, नाट्यशाला, प्राचीन नाट्यशाला। उसके फिर देखिए जोगी मारा की गुफा, ये भी आपका मौर्यकालीन। तो अब ये जो मौर्य काल का इतिहास है उसके हिसाब से और जोगी मारा की गुफा में जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें प्रमुख रूप से एक आपको याद रखना है, प्रणय गाथा का चित्रण। प्रणय गाथा का चित्रण कहां पर, जोगी मारा की गुफा में। अब ये प्रणय गाथा, प्रेम गाथा किसकी, तो इसके लिए आपको याद करना होगा दो इंपॉर्टेंट नाम। क्या है वो दो इंपॉर्टेंट नाम, देखें। एक तो दोनों नर्तक हैं, नृत्यांगना हैं। ओके, क्या क्या नाम है जरा देखें। तो याद रखना है देवदत्त, देवदत्त एक नर्तक, और देवदासी सुतनुका, देवदासी सुतनुका। ओके, देवदासी सुतनुका, ये दो नाम याद रखें। इन्हीं दोनों की जो प्रेम कहानी है ना, लव सागा या लव टेल। ओके, ये इसकी जो जानकारी है, ठीक है, उस वो आपका एक चित्र के रूप में हमें प्राप्त होता है। कहां पर, जोगी मारा की गुफा में। ओके, देवदत्त और उसकी देवदासी कौन, सुतनुका, दोनों के दोनों नर्तक, नृत्यांगना, और इन्हीं दोनों का जो है क्या, प्रणय गाथा का चित्रण हमको जोगी मारा की गुफा में प्राप्त होता है। ओके, याद रखें। ये जो जोगी मारा की गुफा है, ठीक, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ओके, जोगी मारा की गुफा को वरुण का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वरुण का मंदिर। ओके, और जैसा कि हमने कहा कि ये मौर्यकालीन गुफा है, तो मौर्य काल के क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो इसमें सम्राट अशोक है ना, सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के महान प्रतापी राजा हुए। ओके, ये अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, अशोक के रिकॉर्ड हमको प्राप्त हुए हैं। ओके, लिखित रूप में। तो ये आपके जो अभिलेख हमको मिले हैं यहां पर, वो अभिलेख की भाषा क्या है, ये प्रश्न आता है। प्रश्न तो आपको याद रखना है पाली भाषा। कौन सी भाषा बोलिए, पाली भाषा याद रखिएगा। ओके, कि मौर्य काल के राजा अशोक
के अभिलेख हमको पाली भाषा में लिखित रूप में जो है हमको प्राप्त हुए हैं। कहां से? जोगी मारा की गुफा से। ओके, देखो जोगी मारा की गुफा 3-4 पॉइंट हो गए ना। मौर्यकालीन गुफा है, देवदत्त सूतनुका इनकी प्रणय गाथा का चित्रण है, इसे वरुण का मंदिर भी कहते हैं, और ये आपका अशोक के अभिलेख भी हमको प्राप्त हुए हैं, जिसकी भाषा क्या है? पाली भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, कई बार पूछा है इसको एग्जाम में, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो इतने पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कवि कालिदास के बारे में। ओके, देखिए कवि कालिदास जो है ना, कवि कालिदास ये आपके जो हैं संस्कृत में इनको महारत हासिल, ठीक है, संस्कृत में बोलो क्या? महारत हासिल थी इनको, कवि कालिदास को। कवि कालिदास गुप्त काल में रहे हैं। कवि कालिदास गुप्त काल में कौन से राजा के दरबार में? तो याद रखना है कि गुप्त वंश के एक राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनकी दरबार में ये नवरत्नों में प्रमुख थे। ओके, इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, 9 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित महान विद्वान, उनको नवरत्न कहा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में एक प्रमुख नाम कवि कालिदास का आता है। क्लियर है? अब ये जो कवि कालिदास जी हैं, ये आपके छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरे हैं, याद रखें, है ना। ये कवि कालिदास इस संस्कृत में इनको महारत हासिल थी, संस्कृत में महारत हासिल। ओके, और कई सारी रचनाएं इन्होंने की है ना। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है। ओके, और इस तरफ आओगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश आ गया, ऊपी से लगा हुआ है आपका ये बिहार, और इस तरफ आएंगे तो ये आपका लगा हुआ है क्या? ये महाराष्ट्र। ओके, तो हुआ ये कि गुप्त काल की जो राजधानी है वो यहाँ पर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी यहाँ पर। ओके, ये क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या है ये? पाटलिपुत्र। ओके, आज का पटना। और ये रहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में वाकाटक वंश का यहाँ पर क्या था? शासन था। ओके, कौन से वंश का? वाकाटक वंश का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रुद्रसेन द्वितीय शासन करते थे, है ना। और यहाँ पर कौन शासन कर रहा है? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इधर C2 इधर R2, ऐसा याद रखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या किया था कि इन्होंने अपनी जो बेटी है, बेटी का विवाह किया था किसके साथ? ये रुद्रसेन द्वितीय के साथ, है ना। इनकी बेटी का नाम क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम है क्या? प्रभावती। ओके, क्या नाम है बोले? प्रभावती। तो प्रभावती का विवाह जो है वो रुद्रसेन द्वितीय के साथ इन्होंने किया था। ठीक, लेकिन फिर जो है जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये देखा कि उनकी जो प्रभावती जो उनकी बेटी है और रुद्रसेन द्वितीय जो उनके दामाद है, इन दोनों के जो बेटा हुआ वो बेटा अभी बहुत छोटा था, तो और राजा की मृत्यु हो चुकी थी, तो यहाँ का सिंहासन खाली था। अब जब सिंहासन खाली है तो कोई न कोई और अधिकार कर सकता था। इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या बोला कि मैं इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेता हूँ। आई बात समझ में? अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में। तो इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया, और इसलिए फिर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्नों में प्रमुख कालिदास जी को आदेश दिया कि आप जाएं और इस क्षेत्र का निरीक्षण करें, है ना। और साथ ही साथ मेरा जो नाती है, यानी कि मेरी बेटी का बेटा, प्रभावती का बेटा जिसका नाम है प्रवरसेन द्वितीय, ठीक, उसकी शिक्षा दीक्षा करिए। तो कालिदास जी याद रखेंगे कि क्यों आए थे, ऐसा पूछता है। छत्तीसगढ़ से जब गुजरे तो किस प्रयोजन से वो जा रहे थे या क्यों जा रहे थे? तो याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ से जो हैं जब गुजरे हैं, है ना, तो ये जाना था इनको यहाँ, और ये अपने नाती के जो है शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने कालिदास जी को भेजा था। तो जब कालिदास जी यहाँ से गुजरे हैं
तो वो आपके इसी सरगुजा के ये आपका रामगिरी की पहाड़ी से होकर के गुजरे। तो ये स्थान इनको बड़ा पसंद आया कवि कालिदास जी को, और कवि कालिदास ने इस क्षेत्र के लिए एक नाम दिया, एक कहा कि ये स्वर्ग का द्वार है। कौन सा? ये आपका सरगुजा। याद रखिएगा, स्वर्ग का द्वार किसने कहा? सरगुजा क्षेत्र को या रामगढ़ की पहाड़ी वाले हिस्से को कवि कालिदास ने कहा है, याद रखेंगे। तो स्वर्ग का द्वार, सरग का दरवाजा, सरगुजा। ओके, ऐसा याद रखिएगा, है ना। फिर इसी स्थान पर हमारे कवि कालिदास ने क्या किया? कवि कालिदास ने यहाँ पर जो है मेघदूतम की रचना की। किसकी रचना की बताएं? मेघदूतम की रचना की कवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में, ठीक, रामगिरी की पहाड़ियों में, हरी भरी वादियों में कवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की। ठीक है ना। अच्छा, इसी मेघदूतम का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? वो किया है आपके मुकुटधर पांडे ने। ओके, मुकुटधर पांडे, याद रखिएगा। और मुकुटधर पांडे ने ये आपका लगभग 1984 में जो है अनुवाद इसका किया है, याद रखें। छायावाद के प्रथम कवि कहलाते हैं मुकुटधर पांडे। इन्होंने मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया। ओके, तो देखिए ये हमारा हो गया रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पर 4 प्रमुख चीजें हम लोगों ने समझ ली। लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, जोगी मारा और कवि कालिदास। इस तरीके से हमको चीजें याद रखनी है। ओके, तो ये लगभग इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये आपका रिहंद बेसिन, ये आपका कन्हार बेसिन वाला हिस्सा। क्लियर इतनी बातें, है ना। चलिए, यहाँ तक आपका हम लोग कंप्लीट करते हैं। कुछ और भी बातें हैं जो हम किसी अगले वीडियो में जो है आपका लेक्चर में इसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही।